नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज रविवार है तो रविवार विशेष का दिन है, जब दो चाणक्य उनमें रणनीतिक लड़ाई हो। राजनीतिक रणनीति की बात कर रहा हूं, तो कौन भारी पड़ेगा? जाहिर है कि राजनीतिक रणनीति में जो ज़्यादा चतुर होगा, जो ज़्यादा निष्णात होगा, वो भारी पड़ेगा। महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा ही हुआ 2019 में। 2019 में जो कुछ हुआ उसके बारे में आपने बहुत कुछ सुना और पढ़ा होगा। आज कुछ नई बातें बताना चाहता हूँ कि किस तरह से वो खेल हुआ और पर्दे के पीछे हो क्या रहा था। 2019 में आपको पता है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का नतीजा आया तो बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन पूर्ण बहुमत उसको मिला। सरकार बननी चाहिए थी। पहले से स्पष्ट था कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे अगर गठबंधन जीतेगा। शिवसेना पलट गई। नतीजा आना शुरू हुआ और शिवसेना पलट गई, क्योंकि शिवसेना का इरादा पहले से ही खराब था। और शिवसेना नहीं बल्कि कहना चाहिए उद्धव ठाकरे का इरादा खराब था। अब आप देखिए कि क्या क्या हुआ। बीजेपी को ये अंदाज़ा नहीं था कि शिवसेना इस हद तक जा सकती है। ये बीजेपी की रणनीतिक चूक थी। उधर शरद पवार को पता था कि उद्धव ठाकरे अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए, यानी मुख्यमंत्री बनने के लिए, किसी भी सीमा तक इस समय जा सकते हैं। डेस्परेट हैं। उनको लग रहा था कि उद्धव ठाकरे ये इस बात से बिल्कुल, उनको इसका पूरा विश्वास है कि अगर इस बार मुख्यमंत्री नहीं बने तो कभी नहीं बन पाएंगे। यही मौका है, उनको लग रहा था यही मौका है जब वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं महाराष्ट्र के। और शरद पवार ने इस कमजोरी का उद्धव ठाकरे की भरपूर फ़ायदा उठाया। अब देखिए चाल जो उस समय दिखाई दे रहा था और जो हो रहा था, उन दोनों का अंतर देखिए। हम लोगों को जो पता है, जो दिखाई दिया कि देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की, एनसीपी के जो नेता हैं और भतीजे हैं शरद पवार की, उनके बीच में एक गुप्त समझौता हुआ। दोनों में बातचीत हुई, दोनों साथ आने को तैयार हो गए। अजीत पवार जो है एनसीपी से विधायक अपने समर्थक लेकर आएंगे और गठबंधन की सरकार बनेगी। और सरकार आनन फानन में बन गई। राज्यपाल ने जो है तड़के सुबह जो है, जब बहुत से लोग सोकर उठे भी नहीं थे उस समय तक, पता चला मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को शपथ दिला दी गई। अब ये लगा कि उस समय की ये बीजेपी की बड़ी रणनीतिक जो है वो कामयाबी है, सफलता है, और बीजेपी ने मात दे दिया शरद पवार को। लेकिन राजनीति में जो दिखता है वो ज़रूरी नहीं कि वैसा ही हो। दरअसल ये सब कुछ जो घटनाक्रम हो रहा था शरद पवार की स्क्रिप्ट के मुताबिक हो रहा था। अब आप कहेंगे कि शरद पवार क्यों एनसीपी के एक धड़े की और बीजेपी की सरकार बनवाएंगे, क्यों अपनी ही पार्टी में विद्रोह करवाएंगे, क्यों अपने ही भतीजे को जो है पार्टी से निकल कर जाने देंगे। ये सब कुछ इसलिए हो रहा था कि शरद पवार को ये मालूम था कि उस समय प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है और राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक तो रह ही सकता था। तो उनको पता था कि अगर राष्ट्रपति शासन ये लंबा चला तो बीजेपी तोड़फोड़ करके सरकार बना लेगी, शिवसेना से लोग टूट सकते हैं। तो उनका पहला मकसद था कि कुछ भी करो, कोई भी तरीका अपनाओ, पहले राष्ट्रपति शासन हटवाओ। तो उन्होंने राष्ट्रपति शासन हटवाया। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात उन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष पाटिल साहब जो हैं उन्होंने कही कि राष्ट्रपति शासन हटवाना चाहते थे शरद पवार, उसके लिए उनके पास यही तरीका था। अब जैसे ही ये सरकार बनी 3 दिन की, जाहिर है कि इसको चलना नहीं था। अजीत पवार पर दबाव बना दिखाने के लिए, रोना गाना सब कुछ हुआ, परिवार में जो है बड़ा कोहराम मचा और अजीत पवार की घर वापसी हो गई। लगा कि बड़ा स्वाभाविक बात है। तो शरद पवार का पहला लक्ष्य पूरा हो गया था। अब शरद पवार जो है वो इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार थे कि उद्धव पर अब जो है अगली स्ट्राइक उद्धव पर करनी है। तो उनको मालूम था कि उद्धव अब मनोवैज्ञानिक रूप से और भावनात्मक रूप से उनसे जुड़ गए हैं कि उन्होंने बीजेपी और अजीत पवार की सरकार को गिरवा दिया। अब उनके कब्जे में आ गए उद्धव ठाकरे। अब जैसे शरद पवार चाहेंगे वैसे उद्धव ठाकरे चलेंगे, ये तय हो गया था और वैसा हुआ भी। तो कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे, यानी उस समय शिवसेना पूरी थी, उनकी सरकार बनी। अब ये बिल्कुल बेमेल सरकार थी। ये वैसे कोई ये आश्चर्य की बात नहीं है कि चुनाव के बाद जो है गठबंधन बने और इस तरह के बेमेल बने जो वैचारिक रूप से बिल्कुल अलग अलग दिशा में चलते रहे हों। लेकिन ऐसी स्थिति ज़्यादातर
उस समय आती है जब हंग असेंबली आती है। किसी असेंबली में किसी एक पार्टी को या फिर किसी गठबंधन को, चुनाव पूर्व गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिल जाए, तब ऐसा देखने में नहीं मिलता। लेकिन ऐसा महाराष्ट्र में हुआ और लगा कि शरद पवार जैसा मास्टर स्ट्रेटजिस्ट तो कोई इस देश में है ही नहीं। उन्होंने हार कर भी जीत हासिल कर ली और अपनी सरकार बनवा ली। अब देखिए, शरद पवार का लक्ष्य क्या था? शरद पवार का लक्ष्य था कि बीजेपी से शिवसेना को तोड़ना ही नहीं, बीजेपी शिवसेना का मिलकर जो हिंदुत्व का प्लैंक था, उनको महाराष्ट्र की राजनीति में उस प्लैंक को कमज़ोर करना था। और वो प्लैंक कमज़ोर तभी हो सकता था, उनको पता था कि ज़मीन पर बीजेपी और शिवसेना की साझा ताकत से लड़ने की स्थिति में वो नहीं रह गए। तो 1999 में उनकी पार्टी बनी और उससे पहले कांग्रेस में थे, तब भी उन्होंने देख लिया कि इस ताकत को तोड़ना अब संभव नहीं है। तो उसका दूसरा तरीका, उनके पास दूसरा विकल्प यही था कि इनमें बंटवारा करा दो, इनको अलग करा दो। उसमें वो कामयाब हो गए। अब उनका दूसरा लक्ष्य क्या था? 2 लक्ष्य थे। एक, बीजेपी को इसके जरिए कमज़ोर करना कि ये हिंदुत्ववादी ताकतें अगर बंट जाएंगी तो कमज़ोर होंगी। दूसरा, देवेंद्र फडणवीस को आप कम करके मत आंकिए। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व से 5 साल जिस तरह से उन्होंने सरकार चलाई, जिस तरह से राजनीति की, उससे शरद पवार जैसी इतनी बड़ी राजनीतिक शख्सियत भी डर गई थी। उनको डर था कि देवेंद्र फडणवीस अगर दोबारा मुख्यमंत्री बने तो एनसीपी और कांग्रेस को खा जाएंगे और बीजेपी को फिर कोई रोक नहीं सकता बड़े लंबे समय तक। तो इसलिए देवेंद्र फडणवीस को दोबारा मुख्यमंत्री बनने से रोकना था। और मुख्यमंत्री बनने से ही नहीं रोकना था, उनकी छवि भी खराब करनी थी। इसीलिए अजित पवार को भेजा गया, ये संदेश देने के लिए, ये दिखाने के लिए, जो समय उसमें कामयाबी भी उनको मिली कि देवेंद्र फडणवीस सत्ता के लिए बहुत आतुर हैं और किसी से भी समझौता करने को तैयार हैं। उन अजित पवार से भी, जिनके खिलाफ इतने आरोप लगाए, जिनके खिलाफ जांच बिठाई, तो उनसे भी हाथ मिलाने को तैयार है मुख्यमंत्री बनने के लिए। पूरे देश में देवेंद्र फडणवीस की आलोचना हुई, तर्क दिए जाते रहे कि उन्होंने अपने मन से किया, कि हाईकमान की सहमति से किया, कि सहमति के बिना उन्होंने आश्वासन दिया हाईकमान को कि हम ऐसा कर लेंगे और कर नहीं पाए। ये तमाम बातें हुई, लेकिन वो बातें पुरानी हो गई। वो ऐसा था या नहीं उसका ज़्यादा महत्व नहीं है। महत्व ये है कि देवेंद्र फडणवीस दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, शरद पवार कामयाब हो गए। बीजेपी शिवसेना अलग हो गई, शरद पवार कामयाब हो गए। देवेंद्र फडणवीस की छवि खराब हुई, शरद पवार कामयाब हो गए। अब शरद पवार का अगला लक्ष्य क्या था? अगला लक्ष्य था कि साथ लेकर, जैसे औरंगजेब ने किया था, उस तरह से साथ लेकर पीठ में छुरा मारना। किसके? शिवसेना के, उद्धव ठाकरे के। और उद्धव ठाकरे को ये बात समझ में ही नहीं आई कि शरद पवार का लक्ष्य क्या है। वो तो मुख्यमंत्री बनकर इतने खुश थे, जैसे बच्चा अपनी पसंद का खिलौना मिल जाए तो बाकी सब दुनिया को भूल जाता है। उद्धव ठाकरे की वो हालत हो गई थी। उनको लगा कि दुनिया में जो कुछ हासिल उनको करना था वो उन्होंने हासिल कर लिया है, अब हासिल करने के लिए कुछ बचा नहीं है। कुछ दिक्कत आएगी तो शरद पवार साथ में खड़े हैं, वो बचा लेंगे। उनको मालूम नहीं था कि शरद पवार उनके बचाने के लिए नहीं, उन्हीं को खाने के लिए तैयार है राजनीतिक रूप से। तो ये बात उद्धव ठाकरे को आज भी समझ में नहीं आ रही है। तो उद्धव ठाकरे के साथ क्या किया शरद पवार ने? शरद पवार ने अजित पवार के जरिए शिवसेना के मंत्रियों को बेकार और नाकारा बनाने की कोशिश शुरू की। और आपने उस समय खबरें खूब पढ़ी होंगी कि शिवसेना के मंत्री उद्धव ठाकरे के पास जाते थे कि हमारी हालत बड़ी ख़राब है, हमको अपने मंत्रालय में काम करने की कोई छूट नहीं है, हम अपने चुनाव क्षेत्र में भी कोई विकास का काम नहीं करवा सकते, वो भी एनसीपी के लोग रोक देते हैं। तो अब ये हालत होने के बावजूद उद्धव ठाकरे, उनको लग रहा था मैं मुख्यमंत्री बन गया, सबसे बड़ी ताकत मेरे पास आ गई है, अब हमको कोई चिंता करने की बात नहीं। वो इसको अनसुना करते रहे और ये असंतोष बढ़ता रहा शिवसैनिकों में, खासतौर से जो सरकार में थे, जो विधायक थे उनमें, कि उनके चुनाव क्षेत्र में काम नहीं हो रहा। इसलिए कार्यकर्ता भी धीरे धीरे निराश होने लगे। उद्धव ठाकरे इस सब से गाफिल रहे। वो मुख्यमंत्री पद पर बैठने के बाद वो बाकी सब चीज़ें भूल गए और इतने तक नहीं रुके।
उनको लगा कि बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के लिए, जैसे कोई बदला लेने की भावना से कि कुचल देना, ख़त्म कर देना, उस भावना से वो इतनी दूर हिंदुत्व से चले गए कि सेकुलरिस्टों से ज़्यादा सेकुलर हो गए। मुस्लिम तुष्टीकरण की सारी हदें पार कर दी। उनके सामने शरद पवार, एनसीपी और कांग्रेस जो है वो लगने लगा कि बड़े मॉडरेट पॉलिटिकल थॉट के लोग हैं। और उद्धव ठाकरे जो हैं वो सबसे बड़े सेकुलर हैं महाराष्ट्र की राजनीति में। उनको पता नहीं था कि वो उसी डाली को काट रहे हैं जिस पर वो बैठे हुए हैं, और वो लगातार ये काम करते रहे। पार्टी के अंदर क्या हो रहा है, ये असंतोष कहाँ तक जा पाएगा। अब देखिए स्थिति बदलना कैसे शुरू हुई। कहते हैं कि हर चीज़ की अति बुरी होती है। जो साधुओं की हत्या हुई पुलिस की निगरानी में, उसने जो है प्रदेश के लोगों का, खास तौर से शिवसेना के समर्थकों का मन बदला। लेकिन उससे ज़्यादा जिस तरह की चाल एनसीपी चल रही थी, उससे शिवसेना और एकनाथ शिंदे, जो उद्धव ठाकरे के बाद सबसे ताकतवर नेता शिवसेना में थे, उनको समझ में आने लगा कि भविष्य क्या होने वाला है हमारा। उनको पता था कि उद्धव ठाकरे जिस मनस्थिति में हैं वो कुछ सुनेंगे नहीं। बीजेपी से बातचीत हुई। अब देखिए बाजी पलटना यहाँ से शुरू हुई। बीजेपी से बात हुई, देवेंद्र फडणवीस से बात हुई, हाईकमान से बात हुई, और पूरा प्लान तैयार हो गया। और इस बात का ध्यान रखा गया कि ये प्लान ऐसा हो जो फूल प्रूफ हो, इसमें कहीं से सेंध लगने की गुंजाइश न हो, इसके फेल होने की गुंजाइश न हो, एकदम पक्का प्लान हो। उद्धव ठाकरे को अंदाज़ा नहीं लगा। उनको अंदाज़ा नहीं था कि शिवसेना में बगावत हो सकती है उनके खिलाफ। शरद पवार को ये भरोसा नहीं था कि शिवसेना में बगावत हो सकती है उद्धव ठाकरे के खिलाफ। दोनों गाफिल थे कि बगावत तो कोई हो ही नहीं सकती, बीजेपी ये सब करती रहे, हो सकता है एक आध एमएलए इधर उधर चले जाएं या दो चार लोग जो है खिलाफ बोलते रहें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये सरकार चलती रहेगी। बार बार वो कहते भी थे कि ये सरकार पूरे 5 साल चलेगी, लेकिन बीजेपी कहती रही कि नहीं चलेगी, और नहीं चली। एकनाथ शिंदे जब निकलकर सूरत गए पहले और उसके बाद गुवाहाटी गए, तो उद्धव ठाकरे ने उनको मनाने की बड़ी कोशिश की। पहले अपने सबसे विश्वस्त व्यक्ति को भेजा, फिर अपने दूसरे लोगों को भेजा। पता चला कि जो मनाने जा रहे हैं उनमें से ज़्यादातर उस तरफ के हो जा रहे हैं। उसके बाद उनको जब समझ में आ गया कि मामला हाथ से निकल गया, अब इसको बचाने का कोई और रास्ता, इस तरह मना कर लाने का रास्ता नहीं है और धमका कर लाने का भी रास्ता नहीं है, तो उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने एकनाथ शिंदे को प्रस्ताव दिया कि वो उनको मुख्यमंत्री बनाने को तैयार हैं, वो बीजेपी के साथ गठबंधन में लौटने को तैयार हैं, एमवीए छोड़ने को तैयार हैं। ये सब आश्वासन काम नहीं आए। बीजेपी अपनी रणनीति पर अटल थी। तो जो गुजरात से आया हुआ चाणक्य था, वो उम्र में भले ही कम हो, लेकिन महाराष्ट्र के चाणक्य समझे जाने वाले शरद पवार पर बहुत भारी पड़ा और वो बगावत हुई। और फिर इन लोगों को उम्मीद ये थी कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री अगर नहीं बनाया जाएगा तो बीजेपी शिवसेना में, मतलब एकनाथ शिंदे वाला जो गुट है उसमें तनाव हो जाएगा। लेकिन बीजेपी वो सब तैयारी कर चुकी थी। कुछ भी ऐसा नहीं था जो बाद में प्लान हुआ। मेरे हिसाब से सिर्फ देवेंद्र फडणवीस का डिप्टी सीएम बनना, जो योजना बनी थी उसमें देवेंद्र फडणवीस का डिप्टी सीएम बनना तय नहीं था, एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री बनना तय था। लेकिन आखिरी मिनट पर देवेंद्र फडणवीस को पार्टी ने तय किया उप मुख्यमंत्री बनाने का। मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाया था। ये एक तरह का कॉम्प्रोमाइज़ था, बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ था। इसके बदले क्या मिलने वाला था पता नहीं, उस समय तो कोई अंदाज़ा नहीं था। अब भी ये लगता है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति के लिए मुख्यमंत्री के रूप में और भारतीय जनता पार्टी की भविष्य की राजनीति की दृष्टि से इस समय बीजेपी के पास फडणवीस से बेहतर कोई नेता नहीं। फिर भी फडणवीस ने अपने ईगो को अलग रख के पार्टी के हित में डिप्टी सीएम बनना स्वीकार किया। बगावत नहीं की, खिलाफ नहीं बोले, कोई बयान नहीं दिया, चुपचाप पार्टी का जो आदेश था उसको मान लिया। तो शरद पवार और उद्धव ठाकरे सत्ता के नशे में थे और शरद पवार अपनी रणनीति के कामयाब होने के नशे में। उनको लगा कि हमने बीजेपी को उसके ही दांव में मात दे दी।
उसके घर में घुसकर बीजेपी को मारा और उसका घर तोड़ दिया। निश्चिंत हो गए शरद पवार और कहते हैं कि अति हर चीज़ की बुरी होती है। तो ये अति शुरू हुई एनसीपी की ओर से, शरद पवार की ओर से, कि अब शिवसेना को खा जाना है और बीजेपी को और कमज़ोर करना है। उसके लिए उन्होंने जो शुरुआत की, उन्होंने जिस तरह से उनकी पार्टी ने और सरकार में उनके मंत्रियों ने काम करना शुरू किया, उसने जो है उनका खेल बिगाड़ने का आधार बनाया। बीजेपी को एंट्री दी उसी रणनीति ने, और उसमें मदद की उद्धव ठाकरे के रवैये ने, जो बिल्कुल कुछ सुनने और बात करने को तैयार ही नहीं थे। वो मानने को तैयार ही नहीं थे कि उनसे कोई गलती हो सकती है। वो मानने को तैयार ही नहीं थे कि शरद पवार उनकी पार्टी के खिलाफ कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ हो रहा था और उद्धव ठाकरे को और शरद पवार को अंदाज़ा भी नहीं लगा, भनक भी नहीं लगी कि उनके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक चुकी है। उनको लगा कि ये बगावत जब हुई भी थी शुरुआत में, तो उनको लगा कि कुछ दिन की है, ये लोग कुछ और मंत्री पद चाहते हैं, विभाग चाहते हैं, उसके लिए बगावत कर रहे हैं, इनको बनाकर लाया जा सकता है। लेकिन वैसा हुआ नहीं, क्योंकि देखिए, जब सोच समझकर रणनीति बनाई जाती है, शुरुआती गलती हुई बीजेपी से वो अजीत पवार के साथ जाने की। वो एक गलती 2019 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद मेरा मानना है कि बीजेपी की राजनीतिक रणनीति की दृष्टि से वो एक गलती थी। लेकिन उसके बाद फिर बीजेपी ने कोई गलत कदम नहीं उठाया अभी तक। अब आप देखिए, दूसरा खेल शुरू हो गया है महाराष्ट्र की राजनीति में। ये इसके साथ ये पूरी राजनीति का जो घटनाक्रम चल रहा था उसका पटाक्षेप नहीं हुआ है, अब नया खेल शुरू हुआ है। उद्धव ठाकरे के बारे में अभी मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाया था, बताया किस तरह से जो है वो अपमान का घूंट पीकर जो है वो झुकने के लिए तैयार हैं, किस तरह से प्रकाश अंबेडकर से समझौता करने के लिए मातोश्री से बाहर निकल कर गए। अब प्रकाश अंबेडकर ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा शरद पवार अब भी मिले हुए हैं बीजेपी से। अब ये बात जो है उद्धव ठाकरे के लिए कोई अच्छी खबर तो नहीं हो सकती। इस पर रिएक्ट किसने किया? एनसीपी से किसी ने नहीं किया। इस पर रिएक्ट किया, इस पर प्रतिक्रिया दी संजय राउत ने, और कहा कि प्रकाश अंबेडकर को ज़रा धैर्य से काम लेना चाहिए। मतलब उनका कहने का जो तात्पर्य था कि होश में आके बात कीजिए, कैसी बात कर रहे हैं। पलट कर जवाब दिया प्रकाश अंबेडकर ने। उन्होंने कहा ये संजय राउत कौन है? ये मेरे नेता तो है नहीं, और ये मेरी पार्टी के भी सदस्य नहीं है, तो इनकी क्या हैसियत है? संजय राउत ने भी जवाब दिया, कहा कि मैं क्या हूँ, मेरी हैसियत क्या है, ये उद्धव ठाकरे बताएंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे ने अभी तक कुछ बताया नहीं। और शरद पवार चुप्पी साधे हुए हैं, उनकी पूरी पार्टी चुप्पी साधे हुए है, उनकी ओर से कोई बयान आया नहीं। और ये आपको पता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि प्रकाश अंबेडकर की पार्टी जो वंचित बहुजन आघाड़ी है, वो और MIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, दोनों ने मिलकर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में एनसीपी और कांग्रेस को, खासतौर से एनसीपी को बहुत नुकसान पहुंचाया था। तो शरद पवार प्रकाश अंबेडकर को फूटी आंख नहीं देखना चाहते। एनसीपी के लोगों का मानना है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में एनसीपी की दुर्गति में बड़ा योगदान था प्रकाश अंबेडकर का। वही प्रकाश अंबेडकर अब उद्धव ठाकरे के साथ है। तो अब ये आप बीजेपी की रणनीति को समझिए। मुझे ये नहीं मालूम है कि प्रकाश अंबेडकर और बीजेपी के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग है या नहीं, लेकिन प्रकाश अंबेडकर जो कर रहे हैं वो दरअसल बीजेपी का काम कर रहे हैं। वो MBA में मतभेद पैदा कर रहे हैं। प्रकाश अंबेडकर के रहते कांग्रेस न तो कंफर्टेबल है और न ही एनसीपी। और अब उद्धव ठाकरे के लिए प्रकाश अंबेडकर से नाता तोड़ना भी मुश्किल है। तो उद्धव ठाकरे की स्थिति जो है सांप छछूंदर वाली हो गई है, न इधर जाने की स्थिति में है न उधर जाने की स्थिति में है। एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। तो प्रकाश अंबेडकर ने MBA में एक सुतली बम लगा दिया है। उसका विस्फोट कब होगा? अभी रस्सी जल रही है सिर्फ। उसका विस्फोट कब होगा इसका इंतज़ार करना चाहिए। तो प्रकाश अंबेडकर लोकसभा चुनाव तक उद्धव ठाकरे के साथ रहेंगे या नहीं, ये अभी होने वाले जो BMC के चुनाव है उससे पता चल जाएगा।
बीएमसी के चुनाव के लिए ही लेकर आए हैं प्रकाश आंबेडकर को उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे को पता है कि शिवसेना की ब्रेड एंड बटर है मुंबई महानगर पालिका। संसाधन, पैसा, कार्यकर्ता सब वहीं से आते हैं। उद्धव ठाकरे अब बेसिकली जो है वो मुंबई के नेता रह गए हैं। तो इसलिए उनको लग रहा है कि अगर बीएमसी का चुनाव नहीं जीतेंगे तो हमारी पार्टी का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। फिर शरद पवार हों, चाहे सोनिया गांधी हों, चाहे राहुल गांधी, कोई उनको बचा नहीं पाएगा। इसलिए उनको लग रहा है कि जो कुछ करना है, जितनी ताकत आजमानी है, बीएमसी के चुनाव में आजमा लो। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि पिछले चुनाव में जो 2017 में हुआ था, 2017 में, उसमें बीजेपी और शिवसेना के बीच में सीटों का अंतर सिर्फ 2 था, दोनों अलग अलग लड़े थे। अब बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे गुट है, जिसका ठाणे में तो एक तरह से वर्चस्व है, वहाँ तो और किसी पार्टी के लिए घुसना भी मुश्किल है। उसके अलावा मुंबई में उनका असर है। तो बीजेपी और एकनाथ शिंदे ये मिलकर बीएमसी में बड़ी ताकत बनते हैं 2017 की तुलना में। उसके अलावा सरकार भी उनके हाथ में है, उसका भी फ़ायदा है। दूसरी बात, बीएमसी के चुनाव में यानी मुंबई की राजनीति में एनसीपी का कोई दखल नहीं है, कोई उसका जनाधार नहीं है। कांग्रेस जहां है वहां से और कितना गिर जाएगी चुनाव तक, ये किसी को पता नहीं है। तो इसलिए लड़ाई एक तरह से सीधी होगी। बीजेपी एकनाथ शिंदे गुट का जो गठबंधन है बनाम शिवसेना जो उद्धव ठाकरे का गुट बचा हुआ है और प्रकाश आंबेडकर। तो प्रकाश आंबेडकर किसकी मदद करेंगे ये पता नहीं है। दूसरा, जो उस वीडियो में मैंने सवाल उठाया था उद्धव ठाकरे की, कम से कम बीएमसी के चुनाव की दृष्टि से जो राजनीति है उसमें बड़ा अहम सवाल होगा, क्या जिन मुस्लिम समाज के लोगों के लिए इतना कुछ किया, बीजेपी के खिलाफ इतनी दूर तक गए उद्धव ठाकरे, उनका वोट मिलेगा? क्या शिवसेना का जो उसके स्थापना के समय से मुसलमानों में विरोध था वो ख़त्म हो जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है और यही तय करेगा बीएमसी के चुनाव के नतीजे को निर्धारित करने में, या कम से कम कहें सबसे बड़ी भूमिका होगी इसकी। प्रकाश आंबेडकर को लाने के पीछे भी उद्धव ठाकरे की यही रणनीति, यही सोच है। उनके आने की वजह से मुस्लिम वोट और कुछ दलित वोट दोनों मिलेंगे उनको। कितने मिलेंगे पता नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य अपने घाव सहला रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में अब शरद पवार की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रह गई है। उनको पता चल गया है कि उनके हाथ से सारे पत्ते निकल चुके हैं। कभी तुरुप का पत्ता हुआ करता था, अब एक भी पत्ता नहीं है। उनकी जो सबसे बड़ी ताकत थी कोऑपरेटिव्स, चाहे बैंक हो चाहे दूसरी कोऑपरेटिव संस्थाएं हों, वहाँ से सफाया कर दिया है बीजेपी ने। केंद्र सरकार ने जो मंत्रालय बनाया, उसने जो कदम उठाए, आरबीआई ने जो कदम उठाए, उसके कारण जो राजनीतिक ताकत मिलती थी इन संस्थाओं से एनसीपी को, उससे पहले कांग्रेस को, वो ख़त्म हो गई है। तो एक तरह से रीढ़ तोड़ दी है एनसीपी की, शरद पवार की राजनीति की। और बीएमसी का चुनाव, मैं बार बार कह रहा हूँ, कई वीडियो में कह चुका हूँ, बीएमसी का चुनाव महाराष्ट्र के भविष्य की राजनीति तय करेगा। कब होगा चुनाव? किसी भी समय इस साल हो सकता है, तारीख की घोषणा जब भी हो, लेकिन इसी साल होगा, लोकसभा चुनाव से पहले होगा, ऐसी पूरी संभावना है। अभी इस राजनीति के खेल में और कई दांव चले जाने बाकी हैं और कई पेच हैं। जैसे जैसे जानकारी मिलेगी आपसे साझा करूँगा। लेकिन आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।